सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जी के एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। और आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री पर आधारित ऐसे जी के एमसीक्यू जो कि पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारी जी के स्टडी की। तो सर गाइस, पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था वो था लोथल। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया है। तो इसका सही जवाब है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो वो है कांस्य युग से। हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? तो वो लोहा धातु को नहीं जानते थे। सिंधु घाटी के लोग लोहा धातु को नहीं जानते थे। अगला प्रश्न है कि नृत्य करती युवती की मूर्ति किस धातु से बनी है? तो इसका सही जवाब है कांसा धातु से। नृत्य करती युवती की जो मूर्ति है वो कांसा धातु से बनी हुई है। अगला प्रश्न है कि वैदिक काल का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। वैदिक काल का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेदों की भाषा कौन सी थी? तो सही जवाब है संस्कृत थी। वेदों की जो भाषा थी वो थी संस्कृत भाषा। अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त है? तो वो है 1028। ऋग्वेद में टोटल 1028 सूक्त है। इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में गो का अर्थ क्या था? तो गो का अर्थ था, पहला तो था उसका अर्थ गाय और दूसरा था धन। तो गाय और धन दोनों था। तो ऑप्शन नंबर जो डी कहता है कि ए और बी दोनों इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है, इम्पॉर्टेंट है ये। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्यता और समिति शब्द किस ग्रंथ में मिलते हैं? इम्पॉर्टेंट है ये और काफ़ी बारी प्रश्न पेपर में आया हुआ भी है। तो अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऋग्वेद में। सभ्यता और समिति जो है वो ऋग्वेद ग्रंथ में मिलते हैं। याद में इसे अच्छी तरह से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य लोग प्रारंभ में कहाँ बसते थे? तो सही जवाब है पंजाब में। आर्य लोग जो है वो प्रारंभ में पंजाब में बसते थे। अगला प्रश्न है, उपनिषदों का प्रमुख विषय क्या है? तो वो है ज्ञान। उपनिषदों का जो प्रमुख विषय है वो ज्ञान है। अगला प्रश्न है, महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 16। महाजनपदों की संख्या थी 16। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है बौद्ध। बुद्ध, गौतम बुद्ध थे बौद्ध धर्म के संस्थापक। याद में इसे रख लेना है। अगला प्रश्न है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था लुम्बिनी में। बुद्ध का जो जन्म है वो हुआ था लुम्बिनी में। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही जवाब है क्षत्रिय कुंड में। महावीर का जो जन्म है वो हुआ था क्षत्रिय कुंड में। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो वो थे महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो वह है सारनाथ में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये प्रश्न पेपर में भी पूछा गया है। तो बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है वो दिया था सारनाथ में। अगला प्रश्न है, बुद्ध का निर्वाण कहाँ हुआ था, यानी उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। इम्पॉर्टेंट है, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजगृह। याद रखना है राजगृह। मगध साम्राज्य की राजधानी थी राजगृह। अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महापद्मनंद। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो वो थे चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी
322 ईसा पूर्व में हुई थी मौर्य साम्राज्य की स्थापना। अगला प्रश्न है कि अशोक किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुआ? तो इसका सही जवाब है कलिंग युद्ध के बाद में। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था, याद में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 261 ईसा पूर्व में। कलिंग का जो युद्ध है वो 261 ईसा पूर्व में हुआ। अगला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के जो शिलालेख है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है कि अशोक का प्रतीक कौन सा है? तो वो है सिंह स्तंभ। अशोक का जो प्रतीक है वो है सिंह स्तंभ। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक का धम्म नीति किससे संबंधित थी? तो इसका सही जवाब है धार्मिक सहिष्णुता से। अशोक की जो धम्म नीति थी वो थी धार्मिक सहिष्णुता से संबंधित। अगला प्रश्न है गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो वो श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त प्रथम को किस उपाधि से जाना जाता था? तो उन्हें महाराजाधिराज की उपाधि से जाना जाता था, चंद्रगुप्त प्रथम को। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त किस लिए प्रसिद्ध था? तो वो अपने विजय अभियानों के लिए प्रसिद्ध था। समुद्रगुप्त जो था वो अपने विजय अभियानों के लिए प्रसिद्ध था, याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद प्रस्थिति किसने लिखी थी? तो वो है हरिसेन ने लिखी थी, याद में रखना है। हरिसेन द्वारा लिखी गई थी इलाहाबाद प्रस्थित। अगला प्रश्न है गुप्त काल को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि आर्यभट्ट किस काल के वैज्ञानिक थे? तो वो गुप्त काल के वैज्ञानिक थे। आर्यभट्ट जो थे वो गुप्त काल के वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है दशमलव प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सही जवाब है आर्यभट्ट ने की थी दशमलव प्रणाली की खोज। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो वो थी कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज, याद में रख लेना है। हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? तो सही जवाब है वानभट्ट। हर्षवर्धन का जो दरबारी कवि था वो था वानभट्ट। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो वो है वानभट्ट। हर्ष चरित्र के लेखक है वानभट्ट। अगला प्रश्न है हर्ष का चीन से संबंध किस यात्री ने स्थापित किया? तो वो हेनसांग ने। हर्ष का चीन से संबंध जो है वो हेनसांग यात्री ने स्थापित किया। अगला प्रश्न है कि हेनसांग किस धर्म का अनुयायी था? तो वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। हेनसांग जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, याद में रख लेना है। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है कुमारगुप्त ने की थी। याद में रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो कुमारगुप्त ने की थी। अब अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो वो था बिहार में। नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो बिहार में स्थित था। अगला प्रश्न है भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? तो वो था फहियान था भारत आने वाला पहला चीनी यात्री। अगला प्रश्न है फहान किस काल में भारत आया था? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था फहान। अगला प्रश्न है हर्ष के बाद उत्तर भारत में कौन सा राजवंश उभरा? तो सही जवाब है प्रतिहार वंश उभरा। हर्ष के बाद में उत्तर भारत में प्रतिहार वंश जो है वो उभरा था। अगला प्रश्न है अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो वो महमूद गजनवी के साथ में आया था। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ में भारत आया था। अगला प्रश्न अल बरूनी की पुस्तक का क्या नाम है? तो उसका किताब का नाम था किताब उल हिंद। किताब उल हिंद नाम था अल बरूनी की पुस्तक का नाम। अगला प्रश्न है तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ था? तो वो पंजाब जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है वहाँ था तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म की प्रथम परिषद कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी राजगृह में। बौद्ध धर्म की प्रथम परिषद हुई थी राजगृह में।
अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म की चौथी परिषद किसके शासनकाल में हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में। याद में रख लेना है कि बौद्ध धर्म की जो चौथी परिषद है वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है कनिष्क किस वंश से संबंधित था? तो वो कुषाण वंश से संबंधित था। कनिष्क जो था वो कुषाण वंश से संबंधित था। अगला प्रश्न है कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी पुरुषपुर में। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर में। अगला प्रश्न है कनिष्क के समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रमुख था? तो वो था महायान। कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म का जो संप्रदाय था वो था महायान। अगला प्रश्न कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो इसका सही जवाब है कनिष्क। कुषाण वंश का जो सबसे प्रसिद्ध राजा था वो था कनिष्क। अगला प्रश्न है गंधार कला शैली किस धर्म से संबंधित थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म से। गंधार कला शैली जो थी वो बौद्ध धर्म से संबंधित थी। अगला प्रश्न है गंधार कला शैली किस देश की कला का प्रभाव था? तो वो था यूनान यानी ग्रीस। गंधार कला शैली पर यूनान देश की कला का प्रभाव था। अगला प्रश्न है कि अमरावती कला शैली का विकास कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था आंध्र प्रदेश में। अमरावती कला शैली का जो विकास है वो आंध्र प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है कि अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म से। अजंता की जो गुफाएं है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो वो है महाराष्ट्र राज्य में। अजंता की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र राज्य के संभाजी नगर में स्थित है, छत्रपति संभाजी नगर। अगला प्रश्न है कि एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो वो है हिंदू, बौद्ध और जैन। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है एलोरा की गुफाएं। अगला प्रश्न है कि एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो वो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है वो कृष्ण प्रथम ने बनाया था। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में नवरत्न किसके दरबार में थे? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। गुप्त काल में नवरत्न जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उनके दरबार में थे। अगला प्रश्न है कि विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? तो वो विक्रमादित्य ने की थी। विक्रम संवत की जो शुरुआत है वो विक्रमादित्य ने की थी। अगला प्रश्न है शक संवत की शुरुआत किसने की थी? तो सही जवाब है कनिष्क ने की थी। शक संवत की शुरुआत कनिष्क ने की थी। अगला प्रश्न है कि पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब है विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक थे विष्णु शर्मा। अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक थे। अगला प्रश्न है कि मेघदूत किसने लिखा? तो इसका सही जवाब है कालिदास द्वारा लिखा गया है। मेघदूत जो है वो कालिदास द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अगला प्रश्न है कालिदास किस काल के कवि थे? तो वो गुप्त काल के थे। कालिदास जो थे वो गुप्त काल के कवि थे। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे अच्छी तरह से याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन पर आधारित पहला ग्रंथ कौन सा था? तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुद्ध चरित्र। गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित जो पहला ग्रंथ था वो था बुद्ध चरित्र। इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? तो वो थे अश्वघोष। बुद्ध चरित्र के लेखक थे अश्वघोष। इम्पॉर्टेंट है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पतंजलि किस ग्रंथ के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है महाभाष्य के लिए। पतंजलि जो है वो महाभाष्य ग्रंथ के लिए प्रसिद्ध है। इम्पॉर्टेंट है ये, और ये पेपर में भी आया हुआ प्रश्न है, अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? तो चाणक्य के और दो नाम थे, एक विष्णुगुप्त और दूसरा कौटिल्य। तो याद में रख लेना है कि ए और सी दोनों, यानी विष्णुगुप्त भी और कौटिल्य भी नाम था चाणक्य का।
अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो सही जवाब है कौटिल्य यानी चाणक्य है। अर्थशास्त्र के जो लेखक है वो है चाणक्य यानी कौटिल्य। अगला प्रश्न है वराहमिहिर किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो थे ज्योतिष और खगोल शास्त्र से। वराहमिहिर जो थे वो ज्योतिष और खगोल शास्त्र से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि वराहमिहिर की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? तो वो है बृहत संहिता। वराहमिहिर की प्रसिद्ध पुस्तक थी बृहत संहिता। अगला प्रश्न है आर्यभट्टीय ग्रंथ के लेखक कौन है? तो वो है आर्यभट्ट। आर्यभट्टीय ग्रंथ के लेखक है आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है कि शून्य की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? तो वो ब्रह्मगुप्त ने दी थी। ब्रह्मगुप्त ने दी थी शून्य की अवधारणा। अगला प्रश्न है दशमलव प्रणाली का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वो दिया जाता है आर्यभट्ट को। अगला प्रश्न है नागार्जुन किस विषय के विद्वान थे? तो वो रसायन विज्ञान थे। रसायन विज्ञान में वो विद्वान थे नागार्जुन। अगला प्रश्न है आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में क्या कहा था? तो उन्होंने कहा था यह गोल है और घूमती है। याद में रख लेना है कि आर्यभट्ट ने पृथ्वी के बारे में कहा था कि यह गोल है और घूमती है। अगला प्रश्न है जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? तो वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक कथाएं का संबंध है बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है जातक कथाएं किस भाषा में लिखी गई है? तो वो पाली भाषा में लिखी गई है। जातक कथाएं जो है वो पाली भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है बौद्ध संघ की सदस्यता न्यूनतम किस आयु में मिलती थी? तो वो 20 वर्ष की आयु में मिलती थी। बौद्ध संघ की सदस्यता जो है वो न्यूनतम 20 वर्ष की आयु में मिलती थी। अगला प्रश्न है कि त्रिरत्न धर्म के किस अंग को दर्शाते हैं? तो इसका सही जवाब है बुद्ध धम्म और संघ। बुद्ध धम्म और संघ जो है वो त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म में अहिंसा का महत्व किस तीर्थंकर ने दिया? तो वो पार्श्वनाथ ने दिया था। जैन धर्म में अहिंसा का जो महत्व है वो पार्श्वनाथ ने दिया था। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म की दो प्रमुख शाखाएं कौन सी है? तो वो है श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर है दो प्रमुख शाखाएं जैन धर्म के। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का प्रतीक चक्र क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है धर्म चक्र। बौद्ध धर्म का जो प्रतीक चक्र है वो कहलाता है धर्म चक्र। इम्पॉर्टेंट है, याद में रख लेना। नेक्स्ट है कि सारनाथ का स्तूप किससे संबंधित है? तो संबंधित है बुद्ध का प्रथम उपदेश। गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश से संबंधित है सारनाथ का स्तंभ, जो कि सम्राट अशोक ने बनवाया था गौतम बुद्ध के पहले उपदेश की याद में। अगला प्रश्न है कि महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या है? तो वो है मृत्यु। महापरिनिर्वाण का अर्थ होता है मृत्यु। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म का प्रतीक पशु कौन सा है? तो वो है सिंह। बौद्ध धर्म का प्रतीक पशु जो है वो सिंह है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म का प्रतीक वृक्ष कौन सा है? तो इसका सही जवाब है पीपल। बौद्ध धर्म का जो प्रतीक वृक्ष है वो पीपल का पेड़ है। नेक्स्ट है बोध गया किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो है फल्गु नदी के तट पर। बोध गया जो है वो फल्गु नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म का प्रसार किस शासक ने विदेशों में किया? तो वो सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का जो प्रसार है वो विदेशों में भी किया था। अगला प्रश्न है कि अशोक ने धम्म प्रचार के लिए किसे भेजा था? तो अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को भेजा था अशोक ने बौद्ध के प्रचार के लिए, यानी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि महेंद्र और संघमित्रा को किस देश में भेजा गया था? तो वो श्रीलंका देश में भेजा गया था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म का प्रचार चीन में किसने किया? तो वो कुमारजीव ने किया था। बौद्ध धर्म का प्रचार जो है वो कुमारजीव ने किया था चीन में। अगला प्रश्न है धम्म शब्द का अर्थ क्या है? तो वो है धर्म। धम्म शब्द का अर्थ होता है धम्म। अगला प्रश्न है कि बौद्ध संघ की पहली महिला सदस्य कौन थी? तो वो थी महाप्रजापति। बौद्ध संघ की पहली महिला सदस्य थी महाप्रजापति।
अगला प्रश्न है बौद्ध भिक्षुकों ने वस्त्र का रंग कैसा होता था? तो वो होता था केसरिया। बौद्ध भिक्षुकों के वृक्ष का जो वस्त्र यानी उनकी जो कपड़े हैं उनका कलर होता था केसरिया। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह है निर्वाण प्राप्त करना। बौद्ध धर्म का जो मुख्य उद्देश्य है वो है निर्वाण प्राप्त करना। अगला प्रश्न है कि 4 आर्य सत्य किससे संबंधित है? तो वह है बौद्ध धर्म से। 4 आर्य सत्य जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था? तो वो था पाटलीग्राम। पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम था पाटलीग्राम। अगला प्रश्न है अशोक ने किस भाषा में शिलालेख लिखवाए थे? तो वो भाषा थी प्राकृत भाषा। अशोक ने प्राकृत भाषा में शिलालेख लिखवाए थे। अगला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा तो वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को। ये इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है पेपर में, तो याद में रख लेना है जेम्स प्रिंसेप ने। अब अगला प्रश्न है कि अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ मिला है? तो है वो जो मिला है वो गिरनार में मिला है, सांची में और खालसी में, ये तीनों जगह मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि सभी। अब अगला प्रश्न है कि अशोक का धर्म क्या था? तो वो था बौद्ध धर्म। अशोक का जो धर्म था वो बौद्ध धर्म था। उसने कलिंग के युद्ध के बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ये भी याद में अच्छी तरह से रख लेना है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। अब अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र ग्रंथ किसने लिखा था? तो वो लिखा था कौटिल्य ने। कौटिल्य जिन्हें चाणक्य भी कहते हैं, उसने लिखा था अर्थशास्त्र ग्रंथ। अच्छी तरह से इसे याद में रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य काल में विदेशी यात्रियों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो वो था मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो वो था इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका। अगला प्रश्न है अशोक के पश्चात मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था बृहद्रथ। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था बृहद्रथ। अगला प्रश्न है बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? तो वो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। याद में रख लेना है मौर्य वंश के बाद में शुंग वंश आया था और बृहद्रथ की जो हत्या है वो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अगला प्रश्न है पुष्यमित्र शुंग किस धर्म का अनुयायी था? तो वो ब्राह्मण वंश का था, यानी ब्रह्मंश धर्म का अनुयायी था पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न है कि शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया? तो वो था कण्व वंश। शुंग वंश के बाद में कण्व वंश आया था। अगला प्रश्न है कि सातवाहक वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वो प्रतिष्ठान में थी। सातवाहक वंश की जो राजधानी थी वो थी प्रतिष्ठान में। अगला प्रश्न है कि सातवाहक वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था सिमुख। सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो था सिमुख। अगला प्रश्न है गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किससे युद्ध किया था? तो वो शक से युद्ध किया था। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने शक से युद्ध किया था। अगला प्रश्न है कि कुषाण वंश का महानतम शासक कौन था? तो वो था कनिष्क। कुषाण वंश का महानतम शासक था कनिष्क। अगला प्रश्न है कनिष्क ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो वो बौद्ध धर्म को अपनाया था। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न है कनिष्क ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो वो पुरुषपुर में बनाई थी। कनिष्क ने अपनी राजधानी जो है वो पुरुषपुर में बनाई थी। अगला प्रश्न है कनिष्क के शासनकाल में कौन सा बौद्ध संगीति आयोजित हुई? तो वो चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित हुई। अच्छी तरह से याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो वो कश्मीर में हुई थी चौथी बौद्ध संगीति। अगला प्रश्न है गंधार कला शैली का विकास किसके काल में हुआ था? तो सही जवाब है कनिष्क के काल में। गंधार कला शैली का जो विकास है वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ। अगला प्रश्न है कुषाणों की मुद्रा पर किस देवता की मूर्ति अंकित होती है?
तो वो होती है शिव की। कुशाणु की मुद्रा पर शिव की मूर्ति अंकित होती है। अगला प्रश्न है गंधार कला पर किस देश का प्रभाव था? तो यूनान का प्रभाव था। गंधार कला पर यूनान देश का प्रभाव था। अगला प्रश्न है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। नेक्स्ट है गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं। हम गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने किससे विवाह किया था? तो वो कुमार देवी से विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से विवाह किया। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? तो उसे कहा जाता है भारतीय नेपोलियन। याद में रखना है, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त का अभिलेख कहाँ मिला? तो वो प्रयाग में मिला है। समुद्रगुप्त का जो अभिलेख है वो प्रयाग में मिला। अगला प्रश्न है प्रयाग प्रसिद्धि की रचना किसने की थी? तो वो हरिसेन ने की थी। याद में इसे अच्छी तरह से रख लेना है। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रसिद्ध नाम क्या था? तो वो था विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रसिद्ध नाम था विक्रमादित्य। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी उज्जैन में। चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी थी उज्जैन में। अगला प्रश्न है गुप्त काल में कौन सी धातु मुद्रा प्रचलित थी? तो वो थी सोने की। गुप्त काल में सोने की जो मुद्रा थी वो प्रचलित थी। अगला प्रश्न है फहान भारत आया था किसके शासनकाल में? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। याद में रख लेना है, फहान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है फहान किस देश का था? तो वो था चीन का। फहान जो था वो चीन देश का था। अगला प्रश्न है फहान का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वो था धर्म यात्रा। फहान का मुख्य उद्देश्य था धर्म यात्रा। अगला प्रश्न है गुप्त वंश के पतन का कारण क्या था? तो वो था हूण आक्रमण। गुप्त वंश के पतन का कारण था हूण आक्रमण। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? तो इसका सही जवाब है पुष्यभूति वंश से। हर्षवर्धन जो था वो पुष्यभूति वंश से संबंधित था। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो वो थी कन्नौज में। हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज में। नेक्स्ट है हर्षवर्धन का प्रसिद्ध दान कौन सा था? तो वो था धर्म महामोक्ष परिषद। धर्म महामोक्ष परिषद था हर्षवर्धन का प्रसिद्ध दान। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन की आत्मकथा किसने लिखी थी? तो वो लिखी थी वानभट्ट ने। हर्षचरित्र जो है वो वानभट्ट की लिखी हुई पुस्तक है जो कि हर्षवर्धन की आत्मकथा है। अब अगला प्रश्न है कि वानभट्ट की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? तो वो है हर्षचरित्र। वानभट्ट की जो प्रसिद्ध कृति है वो हर्षचरित्र है जो कि हर्षवर्धन की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? याद में रख लेना है, तो इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म का। हर्षवर्धन जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अगला प्रश्न है हेनसांग भारत आया था किसके काल में? तो वो हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग भारत आया था। अगला प्रश्न है हेनसांग किस देश का था? तो वो था चीन का। हेनसांग जो था वो चीन से आया हुआ विदेशी यात्री था। अगला प्रश्न है हेनसांग की यात्रा का विवरण किस ग्रंथ में है? तो वो सीयूकी नामक ग्रंथ में हेनसांग की यात्रा का विवरण दिया गया है। अगला प्रश्न हर्षवर्धन के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन था? तो वो था वानभट्ट। हर्षवर्धन के दरबार में वानभट्ट जो था वो प्रसिद्ध कवि था। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो कुमारगुप्त ने की थी। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो वो था बिहार राज्य में। नालंदा विश्वविद्यालय था बिहार में। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। अगला प्रश्न है बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष जलाया था? तो है 1193 में जलाया था बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को।
अगला प्रश्न है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था, तो वो था पंजाब में स्थित, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमने 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जी के क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहे।